नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संसद का सत्र शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। सब कुछ हो गया। भारतीय जनता पार्टी गर्व महसूस करने की नाकाम कोशिश कर रही है। तंज कस रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कि 3 बार में जितनी कुल सीटें कांग्रेस को नहीं आई, उससे ज्यादा अकेले भाजपा को इस बार भी आ गई हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि नरेंद्र मोदी का जलवा जलाल ध्वस्त हो रहा है। एक और राज्य से रिपोर्ट आई है कि सुनिए, नरेंद्र मोदी का नाम काम चल नहीं रहा है, हमको अपने हिसाब से चलने दीजिए। और वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी को जो दुर्गति हुई है उससे आप सब वाकिफ हैं। 23 सीटों से 9 सीट पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। ये हालत हो गई। और जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसकी 30 सीटें, तो कुल मिलाकर 17 सीटें आई हैं और भाजपा अलायंस को और इंडिया अलायंस को 30। तो कहां 30 कहां 17, ये हालत है। तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं की, कोर कमेटी की, और उस मीटिंग में से निकलकर यह बात सामने आई है, जो दिल्ली रिपोर्ट भेजी गई है, वो ये कि हमारी ये दुर्गति क्यों हुई इसके बारे में पहले आप जान लीजिए। तो भाजपा के लोगों ने ही ये कहा है कि हम इतने बुरे हाल में इसलिए चले गए कि आपने जो राज्य बीजेपी है, जो स्टेट यूनिट है, उसको चोचों का मुरब्बा बना दिया और राज्य के बड़े बड़े नेताओं को क्लर्क बना दिया। और उनका काम केवल इतना था कि जय मोदी, वाह मोदी करें, मोदी मोदी करें। और मोदी का नाम चल नहीं रहा था, मोदी का काम चल नहीं रहा था, और हम भी इसमें बहते चले गए, मोदी के नाम के भरोसे बैठे रह गए। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम चल नहीं रहा है। अब आ गए हैं विधानसभा के चुनाव। तो विधानसभा के चुनाव, आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में जैसे तैसे जोड़ तोड़ के भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला रही है। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में और 105 सीटें पिछली दफा जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और 56 सीटें जीत गई थी शिवसेना, 54 सीटें एनसीपी और 44 सीटें कांग्रेस। लेकिन जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वो तो दिखा रहे हैं कि अगर वो कन्वर्ट हुए विधानसभा के नतीजों में, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर जाने में कोई रोक नहीं सकता। इसी की सुधार के लिए बैठक बुलाई गई थी और बैठक में यह निकल कर आया कि हमने जो केंद्र से नीतियां बनाई गई उसको अक्षरशः लागू किया। हम पर थोपी गई, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है कि हम पर नीतियां थोपी गई। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि हम केवल यह मानकर चलते रहे कि मोदी जी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि मोदी जो कह रहे थे वो सरासर गलत कह रहे थे। उसका कोई मतलब नहीं था, उस रास्ते पर चलने का कोई सेंस नहीं था, और उस रास्ते पर चलकर आगे तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ था ही नहीं। तो हम मोदी के रास्ते पर चलते रहे और आगे पता ही नहीं चला कि बहुत विशाल गड्ढा है। होश तब आया जब हम उस गड्ढे में गिर गए। तो जो नतीजे हैं उसमें देखिए कि 2019 का जो चुनाव था उसमें भाजपा को मिले थे लगभग 28% वोट, और 2024 का जो है उसमें लगभग 26% वोट। तो 2-2.5% वोट शेयर का अंतर है, और केवल इतने के अंतर से इतनी बड़ी तबाही आ गई है भारतीय जनता पार्टी में। तो जो अध्यक्ष है, प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुले, और जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, दोनों ने इस्तीफा ऑफर कर दिया था। आप जानते ही होंगे कि इन नतीजों का जिम्मेदार मैं हूं। अमित शाह ने उसको कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, विधानसभा के चुनाव में लगी। लेकिन बहुत हड़बड़ी मची हुई है, और हड़बड़ी इसलिए मची हुई है कि जो साझेदार है एकनाथ शिंदे, शिवसेना, अब शिवसेना भी 2 हिस्सों में बट गई है। एक के नेता एकनाथ शिंदे हैं और एक जो शिवसेना यूबीटी है उसके नेता उद्धव ठाकरे हैं। तो देखिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो दोनों एक धरातल पर आकर खड़े हो गए हैं। 8 सीटें आई हैं एकनाथ शिंदे को, तो वो भी उसी धरातल पर है, और कांग्रेस उससे बहुत आगे निकल गई है। एनसीपी भी लगभग बराबर पहुंच गई है।
तो ये सब बराबर के साझेदार हो गए। अजीत पवार की स्थिति खराब है, भाजपा अजीत पवार के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहती है कि हम अजीत पवार की तरफ की वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन जो भाजपा की अंदरूनी इकाइयां हैं वो कह रही है कि अजीत पवार कोई फैक्टर ही नहीं थे। मोदी फैक्टर फेल हुआ है, अजीत पवार फैक्टर फेल नहीं हुआ है, एकनाथ शिंदे फैक्टर फेल नहीं हुआ है, लेकिन जनता ने जो हाथों हाथ लिया है वो लिया है शरद चंद्र पवार को, हाथों हाथ लिया है उद्धव ठाकरे को, हाथों हाथ लिया है राहुल गांधी को। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में खतरे की घंटी है और अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। जो इंटरनल यूनिट है उसने ये कहा है कि हमने अपने घर में भी बहुत गंध मचा रखी है। दिल्ली ने जो कहा हम करते चले गए, मोदी ने जो कहा हम करते चले गए, अमित शाह ने जो कहा हम करते चले गए, जेपी नड्डा ने जो कहा हम करते चले गए। ये चलने वाला नहीं है। स्टेट यूनिट को नीतियां और कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे, तब जाकर हम विधानसभा के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस पर लगी हुई। आपको पता ही होगा कि भाजपा ने अंदरूनी झगड़ों की वजह से, और अंदरूनी का मतलब देवेंद्र फडणवीस की झगड़ों की वजह से, किस तरीके से ओबीसी पॉलिटिक्स के धुरंधर माने जाने वाले मरहूम गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को भाजपा ने किनारे लगाया। और भाजपा ने किनारे लगाया, इससे बेहतर होगा यह कहना कि देवेंद्र फडणवीस ने किनारे लगाया, और किनारे लगाया पूनम महाजन को, प्रमोद महाजन की बेटी। तो दो जो प्रभावशाली महिलाएं उभर रही थीं महाराष्ट्र की राजनीति में, उन महिलाओं को ठिकाने लगा दिया देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सिक्योरिटी में। महिलाओं को लेकर पता नहीं भाजपा को हमेशा क्या दिक्कत रहती है। आपने देखा होगा कि उमा भारती को ठिकाने लगा दिया, इसके पहले सुषमा स्वराज थी, उनको भी ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा जो है राजस्थान की लीडर हैं वसुंधरा राजे, उनको किनारे लगाया गया। तो भाजपा में जो ताकतवर महिलाएं हैं उनको ठिकाने लगाने की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो यह परंपरा और ज्यादा समृद्ध हुई है। तो आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पर महिला विरोधी होने की तोहमतें लगती हैं वो तोहमतें निराधार नहीं हैं। केवल कठपुतली महिलाओं को पसंद करती है भारतीय जनता पार्टी, जो पोजीशन होल्ड करती हैं, कमांड करती हैं अपनी स्थिति को, उन महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी की भाजपा है, वो पसंद नहीं करती। तो महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे और क्या कहते हैं पूनम महाजन को ठिकाने लगाए जाने का नतीजा भी है जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के उसमें। लेकिन जो रीड बिटवीन द लाइन्स है, जो दो रेखाओं के बीच की समझ है, वो ये कहती है कि महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी फैक्टर को सिरे से दरकिनार करके विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। तो ये जो तीसरा कार्यकाल मिला है नरेंद्र मोदी को, हम जो बार बार कह रहे हैं कि कठपुतली प्रधानमंत्री की तरह काम करना होगा नरेंद्र मोदी को, ये निराधार नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट आ गई है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा करना हमारे काम का नहीं रहा। राजस्थान से रिपोर्ट आ गई है कि वसुंधरा राजे को आपने जो दरकिनार किया उसकी वजह से हम तबाह हुए। और महाराष्ट्र से रिपोर्ट आई है कि जो हालत हुई है ये नरेंद्र मोदी के नाम की वजह से हुई है, जो दिल्ली से सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज हमको भेजी गई लागू करने के लिए, उसकी वजह से हुई है। तो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की कमजोर स्थिति, या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक स्तर पर नरेंद्र मोदी को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है, ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है, और उसकी जगह एक दलगत नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम काम नहीं कर रहा है, नरेंद्र मोदी का काम नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए इंटरनली एक लायबिलिटी में तब्दील हो चुके हैं, एक बोझ में तब्दील हो चुके हैं। और महाराष्ट्र, क्योंकि वहां आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, और आरएसएस का बहुत गहरा असर है दक्षिणपंथी राजनीति पर, और अगर दक्षिणपंथी कहें तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, तो आरएसएस इस बात को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपनी वजह से पार्टी को तबाह बर्बाद करते चले जाएं और हम कुछ न कहें। आपने सुना ही होगा कि पहले मोहन भागवत ने एक लकीर खींची कि सजा दी है, जिस तरीके की राजनीति की गई, घमंड की राजनीति की गई, अभिमान की राजनीति की गई, उसको सजा दी गई। उसके बाद इंद्रेश कुमार का बयान आया, उसके बाद एबीवीपी के महासचिव का बयान आया। तो नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर स्थिति में जा चुके हैं। तो बाहर वो
जो भी भाषण देते रहे, अपने एनडीए के सहायक दलों पर दबाव बनाने के लिए वो ऊपर ऊपर कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगर आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ पाए तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से इस दबाव में है कि उनके पास, उनकी मुट्ठी में वो ताकत नहीं है जिसको वो 10 साल तक एंजॉय करते रहे। तो ये नरेंद्र मोदी का ढलान है, और नरेंद्र मोदी का ढलान जब मैं कह रहा हूं तो वो राहुल गांधी के सामने की ढलान नहीं कह रहा हूं, वो इंडिया अलायंस के सामने का ढलान नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में नरेंद्र मोदी बेहद कमजोर होते चले जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर का आकार है वो उत्तर प्रदेश में भी छोटा होगा, वो राजस्थान में भी छोटा होगा, वो महाराष्ट्र में भी छोटा होगा, और इस बात पर कोई हैरत नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सामने स्थानीय नेताओं की तस्वीरें बड़ी की जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अंदरूनी तौर पर सख्ती से यह महसूस कर रही है कि नरेंद्र मोदी के पोस्टर को बड़ा करने के चक्कर में पार्टी का जो कद है वो छोटा हो गया है, और अब इसको और आगे ले जाना पार्टी की कीमत पर बहुत भयावह साबित होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।